Good morning, everyone. लास्ट टाइम ईएमआई का मैंने होमवर्क दिया था इन टेक्स्ट 2 तक। तो पहले उसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। इन टेक्स्ट 1 में बताओ, कोई डाउट है? चलो, इन टेक्स्ट 1 में बता रहा हूँ ना। इन टेक्स्ट 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अबे अथर्व क्या कर रहा है? इन टेक्स्ट 1 का 8 देखो। देखो यहाँ पे 8th में क्या बोला गया है? कोई इनफाइनाइट वायर है जिसमें आई करंट ऐसे जा रही है, और यहाँ पे एक लूप लिया गया है जो कि इधर को जा रहा है। तो इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। पहले तो इस करंट की वजह से बी कैसे आ रहा होगा, इस करंट की वजह से बी यहाँ पे देखोगे तो बाहर को आ रहा होगा, इधर को अंदर को आ रहा होगा ना। थंब इधर को रखो राइट हैंड का और फिंगर कर्ल करो, तो यहाँ फिंगर बाहर आ रहा होगा, यहाँ फिंगर अंदर जा रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इन टू द प्लेन वाला बी है, और जितना हम पास जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बी होता जाएगा ना। तो इसके इधर जाने की वजह से इन टू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बताओ बच्चों, इसके इधर जाने की वजह से इन टू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि जितना क्लोज जाएंगे उतना ज्यादा बी की वैल्यू बढ़ेगी ना। तो अगर इन टू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट कैसी होनी चाहिए, सो दैट कि वो इस इन टू द प्लेन वाले बी को रोक सके। मतलब इसका खुद का बी किधर आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तभी ना इसका बी बाहर को आएगा। करंट अगर ऐसे होगी तो बी इसका बाहर को आएगा, तो जाकर के ये इनटू द प्लेन वाले फ्लक्स को रोक पाएगा। तो इसका इंड्यूस जो करंट होगा ना, वो कुछ ऐसे आना चाहिए। इट क्लियर है सबको? अबे आसुमल, तू टाइम पास कर रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? आपको 5 दिया हुआ है, तो ईएमएफ के लिए आप क्या करोगे? डी फाइव बाई डी टी कर लोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। टाइम दिया हुआ है, किस टाइम पे चाहिए? 25 सेकेंड पे। ई आ जाएगा। करंट के लिए फिर क्या करोगे? ई बाई आर। ई निकाल लिया, आर दिया हुआ है, आ जाएगा 5। फॉर्मूले में वैल्यू रखना है भाई आसुमल, कर ले। 7 देख लो। An electron moves along the xy line in the same plane as a circular conducting loop. Tell the direction of induced current if any in the loop. तो देखो इसमें क्या है, ऐसे हमने लूप लिया और इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई को गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो करंट कैसे फ्लो हो रही होगी? यहाँ पे करंट अपोजिट में फ्लो होगी ना, करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो होती दिखेगी। तो अगर यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगी तो इसके वजह से क्या होगा? नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इस डायरेक्शन में ना। तो इन टू द प्लेन वाला बी यहाँ पर आ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन दूर था तब बी कम रहा होगा ना। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, पास आता जाएगा, पास आता जाएगा यहाँ तक के लिए, तब तक बी बढ़ता जाएगा ना।
इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स जो होगा बढ़ रहा होगा हाफ पाथ तक के लिए। तो हाफ पाथ में क्या होगा, इसको ऐसे करंट फ्लो कराएगा सो दैट कि इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स कम हो सके। फिर जब इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेगा, यहाँ के बाद आगे जाएगा तो दूर जा रहा होगा ना, दूर जाएगा तो ये वाला बी कम होने लगा। अब ये बी कम होगा तो अब करंट को ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा कि इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स कम ना हो पाए। समझो उस कथन में क्या बोल रहा हूँ, हाफ पार्ट में इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ रहा है और अगले हाफ पार्ट में कम हो रहा है। तो इसमें सेवेंथ का डी आना चाहिए, इसमें सी दिया है क्या? एक तो डी आना चाहिए क्योंकि बी और सी को ही मिला के, हाँ डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आएगा ना, इसमें करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना। अब इसके बाद 11 देखना है, 9th देखना है, 9 देखो। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है 9th में, कि हमने एल लेंथ का एक लूप लिया और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले लिए और इसकी लेंथ 2L है। अब ये जब इसमें आएगा तो इसके एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। देखो जब शुरू में ये अंदर आना शुरू होगा तो इसके अंदर आने की वजह से इसमें फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। अगर अंदर आने की वजह से फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा कि ऐसे फोर्स लगे कि ये बाहर चला जाए। समझो ना, जब ये ऐसे आएगा तो इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ेगा, इनटू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, ऐसे फ्लो होगी ताकि आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स है। अब अगर करंट ऐसे जा रही है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, एल क्रॉस बी करो, फोर्स ऐसे लगेगा ना, मतलब वो अंदर आने से रोकेगा ना। अभी अंदर आना इसका रीजन था तो इंड्यूस करंट की वजह से फोर्स बाहर को आएगा और नीचे को mg लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे को कितना हो पाएगा, mg माइनस एफ अपॉन में m, मतलब लेस देन g। जब अंदर आ रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन लेस देन g होगा। फिर जब वो पूरा अंदर आ जाएगा, पूरा अंदर आने के बाद क्या कोई फ्लक्स में चेंज हो पाएगा? पूरा अंदर आने के बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा ना। पूरा अंदर आने के बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर इंड्यूस करंट बंद हो जाएगी। तो उस टाइम पे केवल mg फोर्स लग रहा होगा, तो बाद में एक्सेलरेशन g आएगा। और फिर जब वो बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा तो अब बाहर जाना रीजन है फ्लक्स चेंज का, तो अब अंदर को फोर्स लगेगा कि वो उसको रोक सके, तो फिर से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेस देन जी। समझ लो सभी। तो डी ऑप्शन आ जाएगा ना, अंदर आने और बाहर जाने के टाइम पे लेस देन जी होगा, और जब अंदर पूरा आ चुका है तब केवल जी लग रहा होगा। नेक्स्ट, 10 देख लो।
A square coil ABCD is lying in a XY plane with center at origin. A long wire passing through origin carrying current this. अबे प्रतीक क्या कर रहा है तू? यहाँ पे ऐसे एक्स वाई प्लेन में हमने लूप लिया हुआ है और इन टू द प्लेन यहाँ करंट जा रही है, तो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे सर्कल में आएगा ना, तो कोई फ्लक्स आएगा इस लूप से? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लूप एक ही प्लेन में है ना, उसको क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो रखा है? अब मैं करंट को बढ़ा भी दूं तो भी क्या होगा? क्या कोई बी क्रॉस करने लग जाएगा इसको? ना, हमेशा यहाँ फ्लक्स जीरो ही रहेगा ना, कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो करंट बढ़े या ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डी ऑप्शन आएगा हमेशा जीरो। 11 देखो। 11th में देखो बोला गया है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a wire in the form of semicircle of radius r rotates about diameter of the circle with an angular frequency omega. Axis of rotation is perpendicular to field. तो हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल एवरेज पावर कितना जनरेट होगा पर रोटेशन। तो आप ऐसे सोचोगे कि भाई इसका कुछ एरिया ले लोगे और कोई भी टाइम पे मान लो ये जब रोटेट कर रहा था तो आप मान लोगे कि कुछ फ्लक्स की वैल्यू थी बी ए कॉस थीटा ना, थीटा को कुछ ओमेगा टी लिख दो ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? ना, मैग्नीट्यूड केवल देख रहे हैं। तो करंट कितनी आ जाएगी सर्किट में? ई बाई आर ना, मतलब बी ए ओमेगा बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी ना, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन का टेंशन ना लो। तो पावर डेवलप्ड कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू आई करके निकाल सकते हो। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है ना, एवरेज पावर के लिए क्या करोगे आप? इसका पूरा जीरो से टी के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे, और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए याद कराया हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है, तो ये हाफ आ जाएगा। बी लिख दो, ए की वैल्यू डाल दो, ए कितना हो रहा होगा इसका? वो दिया हुआ है ना, कॉइल का रेडियस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, अब देख लो कौन सा आंसर आ रहा है यार इसमें। अच्छा, इसका बाय हाफ होगा ना, यहाँ पे भी हाफ आएगा, सर्कल आधा है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 और 2 8 हो जाएगा ना, बी ऑप्शन आ जा रहा है। देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं था कि इनिशियल एंगल जीरो हो ना, आप कुछ फाई भी ले सकते हो, तो हर जगह फाई एडेड रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे भी फाई एडेड रहेगा। एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर थीटा की
एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ होगी। ठीक है, समझ आया क्या? 11th हो गया। अब इन टेक्स्ट 2 में बताओ, कोई डाउट है? फर्स्ट ही है। फर्स्ट देखो इन टेक्स्ट 2 का। देखो इसमें ये बोला गया है कि एक रॉड अगर अपने लेंथ के परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ना। हमें पता है कि यहाँ पे V क्रॉस B आएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पे पता है कि इसमें पूरे रॉड में ईएमएफ डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं ना। आप यहाँ पे देखो ऐसे सोच सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे रॉड मूव कर रहे हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे ईएमएफ डेवलप हो गए हैं ना। तो सबको आप कंबाइन करके एक ईएमएफ लिख देते हो, BVL ना। एक साइड हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा, एक साइड लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इधर से इधर जाना शुरू करेंगे, तो लगातार हम हाई पोटेंशियल वाले साइड जाते जा रहे हैं ना। आयुष समझ रहे हैं? तो पूरी रॉड सेम पोटेंशियल पे होगी ऐसा नहीं है ना। आप यहाँ डीएल डीएल लेंथ के बहुत सारे रॉड में ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हो ना, बीवी डीएल ऐसे। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, लगातार आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। रॉड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ना, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो यही हमारा सही ऑप्शन है ना। और पोटेंशियल हाईएस्ट एंड पे होता है ना, सेंटर पे नहीं। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, एन एरोप्लेन इज मूविंग नॉर्थ हॉरिजेंटली एट 2 मीटर पर सेकेंड। मान लो हम टॉप व्यू का डायग्राम बना रहे हैं ना, टॉप व्यू का डायग्राम बना रहे हैं। इधर को नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हम लोग ऊपर से प्लेन को देख रहे हैं ना, ऊपर से प्लेन को देख रहे हैं। तो ये नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, मतलब बी का वर्टिकल में जो बी है उसकी वैल्यू दी हुई है। हॉरिजॉन्टल में बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वर्टिकल में जो बी आएगा वो इसकी लेंथ के ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। तो हमें इसका अगर विंग्स मान लो 10 मीटर पे हैं, तो इसके क्रॉस हमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो बताना है। तो आप ये एल ले लोगे और बी उसके ये परपेंडिकुलर है ना, एक तरह से एक रॉड है जो कि ऐसे जा रहा है वी स्पीड से परपेंडिकुलर टू बी ना। तो हमें ईएमएफ इंड्यूस बताना है, तो बी वी एल लगा दोगे। बी दिया है, वी दिया है, एल दिया है। नेक्स्ट,
हाँ हाँ, उस फर्स्ट का केवल बी ऑप्शन है। एक मिनट रुकना। हेलो तेजस, मैं क्लास में था, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है? फिफ्थ वाला, फोर्थ भी है। फोर्थ देख लेते क्या है। फोर्थ तो आसुमल यार एकदम सिंपल ही है। फोर्थ में देखो, एक ऐसे आपको परपेंडिकुलर में बी दिया गया है। इसमें बोला गया है कि कोई रिंग है जो कि फॉलिंग, a thin semicircular conducting ring of radius r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field। अच्छा, ये horizontal magnetic field है ना, और ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ है, और रिंग ऐसे वर्टिकल में गिर रहा है। यहाँ पे हर जगह हॉरिजॉन्टल में फील्ड गई हुई है। तो इसको हम लोग टॉप व्यू का ही डायग्राम बना रहे हैं। टॉप व्यू का जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, नहीं ये आपको स्क्रीन को वर्टिकल समझना है ना, ध्यान रखो, ये स्क्रीन आपकी वर्टिकल है और इसमें ये जो बी जा रहा है उसके परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल है ना, और ये आपका ये आपको वर्टिकल इमेजिन करना पड़ेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, ये वर्टिकल में गिर रहा है। यहाँ पे समझो ना, ये पूरा आपका वर्टिकल प्लेन में ऐसे परपेंडिकुलर बी जा रहा है ना, तो बी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, अगर स्क्रीन ये परपेंडिकुलर है, स्क्रीन वर्टिकल है, अगर ये वर्टिकल है तो इसके परपेंडिकुलर जो बी जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना। ये इमेजिन हो पा रहा है सबको? और इसी वर्टिकल प्लेन में रिंग गिर रहा है। तो अब ये अगर v स्पीड से जा रहा है तो इसके वेलोसिटी और इफेक्टिव लेंथ के परपेंडिकुलर हुआ b ना, यहाँ पे b v l तीनों परपेंडिकुलर हुए, तो कुछ भी नहीं है फिर तो इसमें है? फिर आपको यहाँ पे ईएमएफ बताना है, तो बी वी एल लगा दो ना, बी इधर को होगा, वी क्रॉस बी कर दो, बी अंदर को है ना, वी क्रॉस बी करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, तो आपको इधर को हाईएस्ट पोटेंशियल मिलेगा, हायर पोटेंशियल। एल मतलब 2R ना, और ये वाला हाई पोटेंशियल, क्यू वाला हाई पोटेंशियल पे होगा। समझ आ रहा है? फिर नेक्स्ट कौन सा था? फिफ्थ। फिफ्थ ने क्या दिया है? देखो फिफ्थ में ये बोला गया है, अ मेटल रॉड ऑफ रेसिस्टेंस 20 ohm is fixed along the diameter of a conducting ring of radius 0.1 मीटर ना, इसका कुछ रेडियस है, यहाँ पे एक रॉड को फिक्स किया गया है। ये सब एक्स वाई प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर को आ रहा होगा, दिया गया है वो के कैप है 50 टेस्ला के कैप में।
अब अगर ये रिंग को हम ओमेगा से घुमाएंगे, रिंग ओमेगा से घूमेगा तो इसके डायमीटर पे जो रॉड फिक्स है वो भी घूमेगा ना ओमेगा से, और इसका हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है रॉड का ना 20 ओम, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया गया है ना 20 का, 10 ओम का बिटवीन सेंटर एंड रिम के यहाँ पर एक हमने कोई रेसिस्टेंस लगा दिया है ना। ये नहीं रोटेट कर रहा है ना, ये कोई कनेक्शन बना हुआ है, ये इसको हम ये मानेंगे, ये कुछ दिया नहीं है तो ये मानेंगे ये रुका हुआ है ना, कोई तरह से यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है कि ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो हमें करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ से करंट बतानी है। देखो जब ये ऐसे रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो रॉड है एक आर लेंथ का और ये एक आर लेंथ का रॉड है, इन दोनों में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ना। रिंग में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? रिंग के फ्लक्स में कोई चेंज होगा ऐसे घूमने की वजह से ना? रिंग का जो टोटल फ्लक्स है वो तो कांस्टेंट होगा ना, ये रॉड में ईएमएफ होगा, इस रॉड में और इस रॉड में ना, ये अपनी जगह रुका हुआ है ना। और कैसे हो जाएगा? BVL लगाओगे तो वेलोसिटी इधर को है, ओमेगा कैसे बोला गया है बताया नहीं है, तो कोई भी डायरेक्शन में ले लो ना। तो V क्रॉस B करोगे तो इसमें इधर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, और सेम वे में ये इधर को जा रहा होगा तो V क्रॉस B करोगे तो इसमें इधर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। तो पूरा आप इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे क्या बना सकते हो ना, आप यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हो। सेंटर को O बोल दो, ये मान लो कुछ पॉइंट A है, ये C है, ये D है, तो O से एक सेल लगा हुआ है C की तरफ, और इस पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा? हाफ रॉड का रेसिस्टेंस 10 ओम आएगा ना। अगर ये पूरा 20 ओम है तो हाफ रॉड का 10 ओम आएगा। सेम वे में उधर को भी एक लगा हुआ है ना, ये भी यहाँ पे भी 10 ओम का रेसिस्टेंस मानेंगे। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, दोनों में ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। नहीं, यही फॉर्मूला होता था ना रोटेशन के टाइम पर, जहां आर इसका रेडियस है। और पॉइंट ए और सी ना, पॉइंट ए और सी जो है, ये ए और सी सब डी से कनेक्टेड हैं, और बी और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे। समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे ध्यान रखो, ए और सी जो है एक ही पोटेंशियल पे आएंगे ना, ये कंडक्ट प्लेन वायर से कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट सी और ए सेम पोटेंशियल पे है ना, जो चीज यहाँ पर होगी, अगर इधर को आई करंट फ्लो होगी तो इधर को भी आई करंट फ्लो होगी। सिमेट्री है ना दोनों साइड में, इधर से आई आ रही होगी, इसमें 2 आई जा रही होगी। अब वापस से इधर आई चली जाएगी, इधर आई चली जाएगी। अब एक बार इस लूप में घूम लो तो आई की वैल्यू आ जाएगी, या तो इस लूप में घूम लो, उससे आई की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट ए और सी सेम पोटेंशियल पे ना, वो आपस में कनेक्टेड है, तो जो इधर हो रहा होगा वो इधर हो रहा होगा, सेम करंट जाएगी दोनों साइड में। हो जाएगा? फिर सबको समझ आया? फिफ्थ आया क्या? नेक्स्ट एट्थ वाला बताना है। एट्थ में देखो क्या बोला गया है, a square metal loop of radius side 10 centimeter and resistance 1 ohm is moved in a with a constant velocity in a uniform magnetic field
loop connected to 4 ohm resistance, what will be speed V of the loop as to have a steady current of 1 milliampere in the loop. तो अब देखो आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले ली गई है, यहाँ पे लूप को मूव करा रहे हैं और लूप को आगे को कनेक्ट कर दिए हैं एक रेसिस्टेंस से। जब हम इसको मान लो v स्पीड से मूव कराएंगे तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी ना। करंट की वैल्यू कितनी होगी, ईएमएफ इंड्यूस अपॉन में आर, इसकी वैल्यू बी वी एल आ जाएगी, ये एल दिया हुआ है ना, अपॉन में आर। अब आपको क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है, आई दिया है, बी दिया है, एल दिया, आर दिया, वी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है आसुमल, हो जाएगा। 10 देखो अब, देखो 10th में बोला गया है कि एक ऐसे हमने एल शेप का रॉड लिया हुआ है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। तो आपको इससे मतलब है ना, ये जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, √2L। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर कहीं पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकल प्लेन में नीचे को गिर रहा है, तो इसका हमें स्पीड बताना है जब वो एच हाइट नीचे गिर चुका होगा। ये हुआ किसी से 10th वाला, क्या किया उमंग, बता एक बार। हाँ एल इफेक्टिव से कर लेंगे। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा ना, यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स कुछ नहीं लग पाएगा। तो अगर वो एच हाइट गिरेगा तो एच हाइट गिरने पे उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, √2GH आ जाएगी ना। एच हाइट गिरने पर √2GH स्पीड आ जाएगी। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना बोल देंगे, बी वी एल, एल मतलब √2GH। क्या लिख दिया, v तो लिखा हुआ है ना, बी वी एल, एल की वैल्यू कितनी होगी, ये v है ना, बी वी एल, एल मतलब √2L। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, हाँ ये वाला आ जा रहा है, सी वाला। ठीक है, फिर अब आगे चला जाए। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको देखो हम लोग ऐसे समझेंगे
मान लो कहीं पे परपेंडिकुलर में बी है और आप इसमें एक रॉड को मूव कराते हो, तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप क्यों हुआ? इस रॉड को जब हमने मूव कराया तो यहाँ पे ईएमएफ क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी रॉड के साथ v स्पीड से चले। जब वो v स्पीड से चले तो उनपे फोर्स लगा ना। वो अगर पॉजिटिव होते तो ऊपर फोर्स लगता, निगेटिव है इसलिए नीचे को फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन नीचे को चलने लग गए और इधर निगेटिव चार्ज आने लग गया, इधर पॉजिटिव, तो हमने बोला कि यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ये बात समझ आ रही है? जब हमने बी में एक रॉड को मूव कराया तो वहां पे चार्जेस क्यों फ्लो कर पाए? क्योंकि चार्ज ने फोर्स फील किया। और चार्ज फोर्स क्यों फील किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करते हैं तो उनपे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब अगर यहीं पर मैं करंट एक ऐसे लूप ले लूं, लूप रखा हुआ है और इन टू द प्लेन बी जा रहा है, और बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, करंट आ जाएगी ना। यहाँ पे अगर इन टू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ऐसे करंट आ जाएगी। बट ये शुरू में तो जब तक करंट नहीं आई थी तब तक आप मान सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं ना। रैंडम वेलोसिटी छोड़ो ना, इफेक्टिव वेलोसिटी के जो है यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन के मान सकते हैं रेस्ट पर है। तो वो क्यों चल दिए? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मूव किए नहीं थे, इलेक्ट्रॉन की शुरू में वेलोसिटी तो जीरो थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ कि वो चलने लग गए। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे तो वो इलेक्ट्रॉन चले थे रॉड के साथ में, तो इसलिए करंट फ्लो हो गई, इसलिए ये यहाँ पर मूव कर गए। बट यहाँ तो लूप रखा हुआ है ना, लूप को हम मूव नहीं करा रहे हैं। और फिर जब बी चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्यों चलने लग गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शुरू में रेस्ट पे थे। एक रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बी मूव करा सकता है? लूप जब रखा हुआ है, लूप रेस्ट पे, तो हम बोलेंगे लूप के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी इफेक्टिवली रेस्ट पे हैं। तो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं करा सकता ना। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पे जब बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव करा सकता है ना, क्यू इंटू ई फोर्स लगा करके वो मूव करा सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चले वो क्यों चले? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई होगी तो इलेक्ट्रॉन पे इधर को फोर्स लगा होगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर को फ्लो होने लग गई। तो यही हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है कि जहां कहीं पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड आता है और वो टाइम के साथ चेंज होता है तो वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। ये हमारा लिए नया कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड which is changing with time will create electric field। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आया है, ये एकदम ही अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है देन द जो चार्ज आता था। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो क्या होता था? तो अभी उस चार्ज वाले पे देखते हैं। तो इसका मतलब देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो वहां पे चार्ज ला के रख दो तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, या फिर वहां पे केवल बी लेके आओ और बी को चेंज करने लग जाओ टाइम के साथ, तो भी उस जगह पे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कोई चार्ज नहीं लाए हो आप, केवल बी लाए हो और उसको टाइम के साथ चेंज कराने लग जाओ तो भी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट करने के लिए दो तरीके होंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड
को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप चार्ज लाओ उसके वजह से होगा, या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ले आओ ना, दोनों ऐसे क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में तो सब हमें पता है, अब इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना हमेशा, कि जब भी बी चेंज होगा विद टाइम ना, अगर बी चेंज हो रहा है विद टाइम तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और आगे हम देखेंगे इसका जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम देखेंगे अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लग जाए विद टाइम तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एक अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो वो दूसरे फील्ड को क्रिएट करेगा ना। तो ये हमें ध्यान रखना है ना कि इफ बी और ई इज चेंजिंग विथ टाइम then it will create ई और बी चेंज हो रहा है तो ई क्रिएट होगा, ई चेंज हो रहा होगा तो बी क्रिएट होगा। इस चैप्टर में अभी हमें ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, अभी इस चैप्टर में ये वाला पार्ट पढ़ना है, बट दिमाग में कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि कोई भी एक चेंज होता है तो दूसरा क्रिएट हो जाता है, टाइम के साथ वो चेंज होना चाहिए। नोट कर लो यहां तक। नोट हो जाए तो बोल देना। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी जैसे चार्ज होता था, तो चार्ज में हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और निगेटिव चार्ज होगा तो उस पे आके टर्मिनेट होगी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वहां पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ना तो कहीं पॉजिटिव चार्ज है जहां से स्टार्ट करेगा, नहीं स्पेस में कहीं निगेटिव चार्ज है जहां पे जाके टर्मिनेट करेगा। तो इसका मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, वो कोई क्लोज लूप बना रहे होंगे। और ये लूप सर्कुलर होगा स्क्वायर होगा, वो डिपेंड करेगा वहां पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस शेप में है ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाते हैं, क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट है ही नहीं ना, स्पेस में कहीं चार्ज रखा ही नहीं है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will always make loop. There will be no starting or terminating point.
यहाँ पे बी चेंज हो रहा है टाइम के साथ ना, मैंने क्वेश्चन में पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि इस चैप्टर में बी को चेंज करेंगे ई आएगा ना, ई को चेंज करने वाला इस चैप्टर का पार्ट नहीं है ना, तो उसको लेके कोई डाउट नहीं पूछो। ना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लूप बनाएंगे। अब अगर ये लूप बना रहा है तो अगर मैं कोई चार्ज को लूप के एक पॉइंट पे रखूं और उसको घुमा के वापस उसी पॉइंट पे ले आऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा या नहीं करेगा? एक क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप में जब आप लेके आओगे तो हर पॉइंट पे क्यू इंटू ई हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे वर्क कर रहा होगा ना। अबे बहुत पीटूंगा तुम लोगों को, मैंने बोला ना कि ई कांस्टेंट आएगा और ई चेंज होगा, ये है ही नहीं अभी सिलेबस में, तो क्यों उस पर दिमाग लगा रहा हो? बी चेंज होने की वजह से जो ई आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, वेरिएबल वाला तो है ही नहीं अभी सिलेबस में। और अभी मैंने बताया भी नहीं ना कि ई की वैल्यू क्या होगी, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी आने तो दो। बी की वजह से ई आएगा वो कांस्टेंट आएगा, बात खत्म, चलो अब आगे देखो। इस चैप्टर में ई को हम चेंज नहीं कराएंगे, ध्यान रखो ना, तो ऐसा कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं यहाँ पे ई चेंज होता है। तो देख रहे हो यहाँ पे एक क्लोज लूप के लिए जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव में याद है इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब भी वर्क आ रहा है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यही अलग है, डिफरेंट है देन उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। आदित्य म्यूट रखो प्लीज। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एज वर्क डन बाय ई फॉर अ क्लोज्ड लूप इज नॉट जीरो ना, ये क्लोज लूप के लिए इसका जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होता ना। अब देखो हमें यहाँ पर ये पहले नोट कर लो, चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, लेकिन बी को चेंज कराने से जो ई बनता है उसका कोई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, वो लूप बनाता है। अब लूप अगर बना रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर
मान लो कोई आपने प्लेन लिया जिसमें इन टू द प्लेन बी है, इस पूरे प्लेन में इन टू द प्लेन बी है और बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसमें कोई भी लूप रख देता हूं, कोई भी लूप रख दूंगा तो इसमें फ्लक्स आएगा, बी डॉट ए करके कुछ फ्लक्स आएगा ना। तो फ्लक्स आएगा और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि बी चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अगर मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई है तो हम ई डॉट डीएल लिख सकते हैं यहां पर। और अगर पूरे लूप के लिए ई डॉट डीएल कर देंगे तो पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। है कि नहीं? पूरे लूप के लिए अगर हम लोग इंटीग्रल ई डॉट डीएल करें, ई डॉट डीएल तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट डीएल, याद है ना, ई डॉट डी आर पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो यहाँ हम एक क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं ना, यहाँ सर्कल बनाया मतलब ये क्लोज लूप के लिए ना। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप बराबर क्या होगा, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो, या फिर आप ईएमएफ लिखो, ई को इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिखो इक्वेट करके, जरूरत पड़ने पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो फॉर्मूला का यूज करके कई बार हमें ई निकालना पड़ेगा ना, यहाँ ई निकालने के लिए यही फॉर्मूला रहता है। तो इसमें ये फॉर्मूले का यूज करके ई आप तभी निकाल पाओगे जब ई डॉट डीएल को पहले ई डीएल लिख पाओ, फिर ई हर पॉइंट पे सेम हो तो उसको बाहर निकाल पाओ ना। ई हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए हमारे सिलेबस में केवल वही सिचुएशन है जहां पे ई हर पॉइंट पे सेम होगा, ई डॉट डीएल की वैल्यू, और ई कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए बस हमें एक केस पढ़ना है जहां पे सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना। मान लो कहीं सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द प्लेन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन है, ये लॉन्ग सिलेंडर है स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जब सिलेंड्रिकल रीजन में भी होगा, तो अगर यहाँ पे अब पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस बनेंगी वो किस शेप की बनेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही होंगी, तो लाइंस कैसी बननी चाहिए? सर्कुलर बननी चाहिए ना, क्योंकि सिमेट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए। सिलेंडर के सेंटर से हम इधर जाएं या इधर जाएं या इधर जाएं, हर तरफ को सेम चीज होनी चाहिए। तो वो कब हो पाएगा, सिमेट्री कब मिल पाएगी, जब यहाँ पर सर्कुलर लाइंस एग्जिस्ट कर रही हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर हो या बाहर हो, हर जगह वो सर्कुलर शेप में हो रही होंगी। यहाँ हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी जो कि सर्कुलर होंगी ना। अब इसमें हर पॉइंट पे ई डॉट डीएल की वैल्यू सेम हो रही होगी, तो आप कोई भी आर डिस्टेंस पे सॉल्व कर पाओगे। तो हमें केवल एक केस पढ़ना है, सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ई निकालना है ना। ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब ई को दिखा रहे हैं ना, ये सब लाइंस जो हैं, ये सारी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर ये बी टाइम के साथ बढ़ रहा होगा ना, बी टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, तो ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है ना, तो वो ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेंगे कि इसका अपोज हो पाए
है। तो अगर ये करंट ऐसे फ्लो कराएंगी तब अपोज होगा, मतलब ये लाइंस जो होंगी सब ऐसे हो रही होंगी। अगर बी बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा तो अपोजिट हो जाएंगी ना। तो हमें केवल ध्यान रखना है कि सिलेंड्रिकल रीजन की वजह से ई निकालना। तो अभी मैं वो प्रॉब्लम कराऊंगा ना सिलेंड्रिकल रीजन की वजह से ई निकालने पे है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ई ड्यू टू सिलेंड्रिकल changing magnetic field, cylindrical B changing with time, तो ये नोट कर लो, फिर इस पे प्रॉब्लम करते हैं। ये ध्यान रखो कि जहां पे बी है ऐसा नहीं है केवल वहीं पे ई आएगा ना। अगर मैं बाहर लूप ले लूंगा तो बाहर वाले लूप के लिए भी अंदर यहाँ तो फ्लक्स है ना, तो वो चेंज करेगा तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब उसमें भी ई आएगा। चेंजिंग सिलेंड्रिकल रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर बाहर हर जगह फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा, हर जगह ई आएगा। ई को आप ऐसे सोचोगे जिधर ई रहेगा उधर ही करंट फ्लो होगी ना। अगर मैं यहाँ पे एक रिंग रख दूं, एक रिंग रख दूं तो इस रिंग में करंट किधर फ्लो होगी, जिधर ई आएगा। तो आप जो करंट का डायरेक्शन होता है उधर को ही ई का डायरेक्शन बना दोगे। करंट का डायरेक्शन निकालना आता है ना आपको। सर एक बार स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहे थे आप? ये ई सिलेंडर बी चेंजिंग विद टाइम। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, एक हाँ मतलब समझे, ई ड्यू टू सिलेंडर, ऐसा है ना? एक बार सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट। अबे राज, ये फोकस है, फोकस। मैं पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ लिख क्या रहा हूँ।
चलो हम लोग अब एक प्रॉब्लम करेंगे। सपोज कहीं पर सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, सपोज कहीं सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दी है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, इधर जो तुम लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो ई आएगा वो टाइम के साथ चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि बी क्या है। अगर बी का डिफरेंशिएशन किया, डीबी बाई डी टी निकाला ना, उसका रेट ऑफ चेंज, अगर वो टाइम का फंक्शन है तो ये भी चेंज करेगा। लेकिन उससे ज्यादा इसमें और क्या होगा वो पूछा नहीं जाएगा, आपको बस ई पूछा जाएगा, तो आप जो भी टाइम पे पूछा जाएगा बता देना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा ना। ई चेंज करेगा या वैरी करेगा अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, आपको जो टाइम पे ई पूछा जाएगा बस बताना रहेगा। अबे आदित्य बता तो दिया, अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहले पता होगा तभी ना समझ आएगा। कंजर्वेटिव में क्या होता है, एक क्लोज लूप के लिए नॉन कंजर्वेटिव में जो टोटल वर्क डन आता है वो नॉन जीरो आता है। तो यहाँ वही समझा दिया, अब तुझे वही याद नहीं होगा तो कैसे समझेगा। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पहले रिवाइज कर। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हमने मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ले ली ना, इस सिलेंड्रिकल रीजन में बी है इनटू द प्लेन। आदित्य भाई रिवाइज कर लेना ना, बिना उसके नहीं समझ आएगा। इनटू द प्लेन में आर रेडियस में सिलेंडर में बी है, और बी जो है वो टाइम का फंक्शन है ना, बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ आदित्य थोड़ा धैर्य रख, अभी समझ आएगा ना, वो लॉस कैसे होगा मैं अभी समझाऊंगा ना। अभी तो वहां पे ऐसे स्पेस में बस मैंने समझाया कि कोई चीज मूव करेगी तो वर्क करना पड़ेगा, कैसे लॉस होता है वो समझाता हूँ। बस अब इतना समझ लो कि क्लोज लूप के लिए वर्क आया तो वो कंजर्वेटिव तो नहीं हो सकता, नॉन कंजर्वेटिव है। तो अब देखो यहाँ पे बी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, आर रेडियस के सिलेंड्रिकल रीजन में परपेंडिकुलर टू स्क्रीन बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड ई एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो ये आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से छोटी होगी तो क्या होगा ये निकालना है, और अगर आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी होगी, मतलब बाहर कोई पॉइंट होगा तब कितना ई आएगा और अंदर कोई पॉइंट होगा तब कितना ई आएगा ये निकालना है। तो ये करो सब लोग ट्राई। हाँ भंडारी ठीक है ठीक। हम लोग देखो जब अंदर निकाल रहे होंगे पहला केस, जब आर की वैल्यू लेस देन रेडियस है, मतलब सिलेंडर
के अंदर कोई पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो अंदर हम कोई r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे इन टू द प्लेन पूरे जगह पर b है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इस पार्ट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ना। ये इस जिस जगह पे निकालना है उस पार्ट के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। ई की वैल्यू कितनी बोलेंगे, यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो सेंटर से सब r डिस्टेंस पर हैं, तो सब की जगह ई की वैल्यू सेम आएगी। तो हर जगह ई डॉट डीएल अगर करेंगे तो ई डीएल बन जाएगा ना। डीएल भी हम इसी डायरेक्शन में लेंगे और ई डॉट डीएल को ई डीएल लिख देंगे। जिधर को ई आएगा ना, जिधर को करंट फ्लो हो रही होगी उधर को हम ई ले लेंगे ना। इमेजिन करो यहाँ एक रिंग रखी है, तो अगर यहाँ पे रिंग में करंट इधर को फ्लो होगी तो ई भी इधर को आएगा। जिधर ई आएगा उधर को ही हम डीएल ले लेते हैं ना। तो ये ई डॉट डीएल ई डीएल बन जाएगा। ये हो जाएगा बी इंटू ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ई बाहर आ जाएगा क्योंकि सब आर डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी। ई बाहर आ जाएगा, सारा डीएल डीएल ऐड कर लेंगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर तो आर आर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो ई की वैल्यू हो गई माइनस आर बाई टू डी बी बाई डी टी ना। माइनस वगैरह मतलब ये बता रहा हूँ डायरेक्शन के लिए है, तो वो डायरेक्शन आप अलग से देख लेना ना। मैग्नीट्यूड ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर बाई टू डी बी बाई डी टी। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, ई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है अंदर के साइड में। समझ आया कुछ क्या किया मैंने? किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे ई निकालना है कोई भी लूप में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और ई का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन सोच के लिख देना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ई इक्वल टू आर बाई टू डी बी बाई डी टी। क्योंकि यही वाला आएगा, सिलेंडर वाला ही आएगा, तो एक ही केस है अंदर और बाहर के लिए, तो दो फॉर्मूले रहेंगे, दोनों याद रखो। नोट हो जाए तो बोल देना। स्क्रीनशॉट ले लो तनेश, ज्यादा टाइम लग रहा है तो। फिर सेकेंड रीजन में हम लोग देख रहे हैं जब स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी है, बाहर के लिए देख रहे हैं।
हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना है। आर रेडियस तक बी है, कैपिटल आर तक बी है, लेकिन इस बार जहां पे हम निकाल रहे हैं वो कैपिटल आर से आगे है। कहीं हम लोग स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, केवल इतने रीजन में, यहाँ पे इस कैपिटल आर वाले रीजन में बी है। तो जब यहाँ पे आप निकालोगे तो इस यहाँ पे भी अगर आप कोई लूप रखो तो उस लूप के अंदर ये फ्लक्स आएगा ना, और ये चेंज होगा तो उस लूप में करंट फ्लो होगी। मतलब यहाँ पे भी ई आया होगा ना, हर जगह ई आता है यहाँ पर। तो इसके लिए भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एल